नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। लालू के बड़े लाल तेज प्रताप के बारे में खबर है कि फिर एक बार बगावत पर उतारू हैं। तेज प्रताप ने इस बार पार्टी नेतृत्व के खिलाफ बगावत शुरू कर दिया। जगदा बाबू पर तेज प्रताप ने हमला कर दिया और हमला क्या है कि तेज प्रताप बगावती झंडा लेकर आरजेडी कार्यालय पहुंचे और प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को लालू की बीमारी का कारण बता दिया। पार्टी कार्यालय में घंटों तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। पहले तेज प्रताप ने कोरोना जांच घोटाले पर सरकार को घेरा और अचानक मीडिया वालों को प्रदेश अध्यक्ष के कमरे तक लेकर चले गए और ड्रामा करना शुरू कर दिया। वहीं तेज प्रताप के बयान पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा कि इस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं। उन्होंने कहा है कि तेज प्रताप नाराज है तो उनसे बात किया जाए, समस्या का समाधान निकाला जाएगा। अब इनसे पूछिए। अब ये और जगदानंद सिंह जी अभी चंबल में बैठे हुए, अभी तक निकल के नहीं आए हैं। उन्होंने पत्र को भी नहीं भरने का काम किया है। तो जो होता है मुंह पे मैं बोलता हूँ, मैं किसी से डरने वाला नहीं। लेकिन क्या लगता है तेज प्रताप जी, क्या लगता है कि जगदानंद सिंह, आप जगदानंद से पूछिए, देखिए कार्यालय में बैठे हुए कि नहीं। जब पिताजी थे, आदरणीय पिताजी थे, ये लोग पूरे तरीके से यही लोग हैं जो पिताजी को बीमार किए हुए हैं, जगदानंद जैसे लोग। तो तेज प्रताप की बातें आपने सुनी। पार्टी में तेज प्रताप यादव की बगावत का ये नमूना है। जगदा बाबू के चैम्बर तक चले गए, सभी को लेकर, मीडिया कर्मियों को लेकर, और उसके बाद उन्होंने जो कहा एक बार फिर हम आपको सुनवाते हैं। जगदानंद सिंह जी अभी चंबल में बैठे हुए, अभी तक निकल के नहीं आए हैं। उन्होंने पत्र को भी नहीं भरने का काम किया है। तो जो होता है मुंह पे मैं बोलता हूँ, मैं किसी से डरने वाला नहीं। लेकिन क्या लगता है तेज प्रताप जी, क्या लगता है कि जगदानंद सिंह, आप जगदानंद से पूछिए, देखिए कार्यालय में बैठे हुए कि नहीं। जब पिताजी थे, आदरणीय पिताजी थे, ये लोग पूरे तरीके से यही लोग हैं जो पिताजी को बीमार किए हुए हैं, जगदानंद जैसे। नाराज है? हमसे कोई नाराज नहीं है। उन्होंने नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि आप मनमानी चला रहे हैं पार्टी। ना हम किसी से नाराज हैं और ना हमसे कोई नाराज है। वो आप लोगों को कहीं गलत कहा कि वो यहाँ पर आए, आप उनसे मिलने नहीं गए। आप विधायकों को आने नहीं देते हैं, पार्टी कार्यालय में पर्चा भरी लगवाते हैं, तमाम आरोप लगाए आप पर। हुआ होगा, बात कर लेंगे। तो जगदानंद सिंह ने कहा कि ना हमसे कोई नाराज है, ना हम किसी से नाराज हैं। अगर कुछ ऐसी बात है तो बात कर लिया जाएगा। हालांकि कई सवालों का बहुत ही छोटा उत्तर उन्होंने दिया, लेकिन सधा हुआ बयान जगदानंद सिंह ने दिया है और उन्होंने कहा है कि अगर ऐसी बातें सामने आई हैं तो बात कर उसे सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। क्या बताएंगे, हम कुछ नहीं बता सकते। ये बताएंगे, हम तो 5-5 बार आए, कहता है लोग जो स्लिप लगाइए, जबकि हम नवासी से लालू जी के। और शैलेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर। शैलेंद्र, तेज प्रताप बात करते करते बहक गए या सोच कर आए थे कि जगदा बाबू को टारगेट करना है? बिल्कुल, देखिए, जो हम लोगों के पास जानकारी थी, पिछले कई महीनों से तेज प्रताप यादव जगदानंद सिंह से नाराज थे। कई कारण थे। तेज प्रताप यादव कोई भी कार्यक्रम करते थे, उससे जगदानंद सिंह दूरी बनाते थे। तेज प्रताप यादव के जो समर्थक हैं, जो खास करके छात्र राजद के जो नेता हैं, उन्हें आरजेडी कार्यालय में जाने की इजाजत नहीं होती थी। तो ऐसे कई मामले थे जिसको लेकर के तेज प्रताप यादव की नाराजगी थी और आज उनका गुस्सा फूट पड़ा जब उनसे सवाल पूछा गया कि पार्टी के कई जो बड़े नेता हैं वो नाराज क्यों रह रहे हैं। इस पर तेज प्रताप यादव ने साफ तौर पर कहा कि जगदानंद सिंह के कारण उनकी पार्टी टूट रही है, कमजोर हो रही है। साथ ही साथ उन्होंने अभी आरोप लगाया कि लालू यादव की जो तबीयत खराब है वो जगदानंद सिंह के कारण। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा हमला है। और हालांकि जब इस पूरे मसले पर हमने जगदानंद सिंह से भी यह पूछना चाहा कि क्या चल रहा है, क्यों नाराज है, एक तरीके से कहा जा सकता था कि जगदानंद सिंह की बोलती बंद थी इस पूरे मसले पर। वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर तेज प्रताप यादव ने इस तरीके का बयान दे दिया। शायद उन्हें उम्मीद नहीं थी कि तेज प्रताप यादव उनके खिलाफ इस तरीके से। इसका मतलब यह शैलेंद्र की तेज प्रताप भी कहीं ना कहीं हाजिरी लगा रहे हैं। उनके पास भी लोग पहुंचते हैं, विधायक पहुंचते हैं। और जो स्क्रीन पर एक बयान हमने तेज प्रताप के बगल में सुना, वो कौन साहब थे? और उन्होंने कहा कि हम 20 बार आ चुके हैं, लेकिन पार्टी कार्यालय में घुसना या फिर किसी से बात करना, चर्चा करना, यह संभव नहीं हो पाता है। बिल्कुल, देखिए, वो तेज प्रताप यादव के साथ थे और पार्टी के कार्यकर्ता थे, वर्षों पुराने कार्यकर्ता थे, जैसा कि उन्होंने कहा भी। और उनका भी यही आरोप था कि तेज प्रताप यादव समेत तमाम जो बड़े नेता होते हैं, जब वो आते हैं पार्टी कार्यालय में
तो जगतानंद सिंह से मिलने के लिए उन्हें अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, पर्ची लिख के देनी होती है, चाहे वो विधायक हो या कार्यकर्ता हो, तभी जगतानंद सिंह उनसे मिलते हैं। और इस बात की नाराजगी सबसे ज्यादा तेज प्रताप यादव को थी कि विधायकों को अपने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से मिलने के लिए क्या समय लेना होगा, इस बात से वो नाराज थे। और साथ ही साथ उन्होंने ये इस बात पर नाराजगी जताई कि वे लालू प्रसाद यादव के बड़े पुत्र हैं और जब वो पार्टी कार्यालय आते हैं तो जगतानंद सिंह उनका स्वागत भी नहीं करते हैं, यहाँ तक कि उनसे मिलने से भी इनकार कर देते हैं। तो आज एक तरीके से कहा जा सकता है कि तेज प्रताप यादव का गुस्सा जो था, जो काफी दिनों से वो जिस गुस्से को उन्होंने दबा के रखा था, आज उनका गुस्सा फूट पड़ा है। हालांकि अब देखना होगा कि इस पूरे मामले पर तेजस्वी यादव क्या कहते हैं। तेजस्वी ठीक है शैलेंद्र, इंतजार करते हैं तेजस्वी यादव के बयान का कि वो क्या कुछ सोच रहे हैं, कितना गोलमोल नपातुला बयान देते हैं, तेज प्रताप यादव के बारे में कुछ कह पाते हैं या नहीं कह पाते हैं, और क्या वो भी जगदा बाबू की तरह कम शब्दों में चुप्पी साध लेते हैं, ये फिलहाल देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र हमसे बातचीत के लिए। चलिए, इस मामले को लेकर जेडीयू ने प्रतिक्रिया दी है। नीरज कुमार ने कहा कि जगदा बाबू ने स्वाभिमान से समझौता किया है, नहीं तो इतने बड़े नेता पर कोई ऐसी टिप्पणी कैसे कर सकता है। प्रसाद जी के सुपुत्र ने जो बयान दिया है उसमें एक नई बात कही कि लालू प्रसाद जी की बीमारी के कारण भी माननीय जगदानंद सिंह जी हैं। तेरी दुर्दशा देखी न जाई। माननीय जगता बाबू दंडवत हो गए। क्या हो गया स्वाभिमान का, क्या हो गया राजनीतिक मूल्यों का। ये हालात आपके पैदा हो गए कि कोई मचिया पर आपको जमीन पर बिठा रहा है और किसी के सामने आप दंडवत होने को तैयार हैं। अनुशासन का पाठ आपको पढ़ाया जा रहा है। यही दुर्गति होती है वंशवाद की राजनीति में झंडा उठाने वाले। चलिए, बिहार में राज्यपाल कोटे से विधान परिषद के लिए 12 सदस्यों का मनोनयन होना है और इसके मनोनयन पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने मांग की है कि जिस कोटे की सीटें हैं वो उसी कोटे से भरी जाएं। वहीं बीजेपी जेडीयू का कहना है कि सरकार इस मामले में उचित फैसला लेगी। माननीय राज्यपाल महोदय से हमारा आग्रह होगा कि ऐसे मामलों में सर्टेन प्रावधान बने हुए हैं कि किस कैटेगरी के लोग ही मनोनीत किए जाएंगे। कोई राजनीतिक दल के कार्यकर्ता या नेता को भेजने की उसमें कोई कहीं से भी कोई उल्लेख नहीं है। तो राज्यपाल महोदय से आग्रह होगा कि जो क्राइटेरिया है मनोनीत विधान पार्षदों के लिए, उसका पालन वो सुनिश्चित करें। एक प्रक्रिया निर्धारित है और निसंदेह राज्य सरकार की अनुशंसा पर महामहिम राज्यपाल के द्वारा इसकी अधिसूचना निर्गत होती है और इसीलिए कांग्रेस सियासत के सिवाय कुछ करना नहीं जानती। वो समय आने पर सब चीजें स्पष्टतः ध्यान में आ जाएगा, पर जो इन बातों को मांग कर रहे हैं उनकी पृष्ठभूमि को भी और ध्यान आकृष्ट करने की आवश्यकता है कि किन पहलुओं को लेकर कितने मर्यादाओं को अलग अलग प्रकार से वो अपने दृष्टिकोण से भंग करते रहे हैं। आज हम लोग हर विषय को ख्याल में रखते हुए समय पर हर चीज स्पष्टतः ध्यान में आ जाएगा और जो होगा सब ठीक होगा। और बिहार के सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री संजय झा ने आज अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने सरकार की प्राथमिकताओं को गिनाया। उन्होंने कहा कि विभाग ने मीडिया सेंटर बनाने की कोशिश में है और इस पर बातचीत जारी है। आपको बताएं कि संजय झा इससे पहले भी नीतीश सरकार में जल संसाधन मंत्री रह चुके हैं। अपने विभाग के सचिव जी से बात किया था और ये रखा है कि सूचना भवन में एक मीडिया सेंटर बनाया जाए, जहां पर कि सारे डिपार्टमेंट का जो डेली का प्रेस रिलीज है वहां पर रहे, आप लोगों को भी दिक्कत नहीं हो। और वहीं से अगर 6-7 अगर हम लोग मॉनिटर रख देते हैं, कोई स्टोरी फाइल करना चाहे तो वहां आकर के उस हॉल में बैठ करके, सबका ऑफिस हो सकता है दूर हो, डिस्टेंस पे हो, तो कोई आकर के स्टोरी फाइल करना चाहे तो वहां बैठ के उसको हम लोग जरूर प्रोसेस करके स्पीडअप करके चाहेंगे जल्दी वो शुरू हो जाए तो आप वहां से स्टोरी फाइल कर सकते हैं। और मधुबनी में खजौली विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक अरुण शंकर प्रसाद को फोन पर जान से मारने की धमकी मिली है। विधायक ने इस मामले में बासुपट्टी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। बीजेपी विधायक अरुण शंकर प्रसाद के मुताबिक उनके फोन पर शुक्रवार देर शाम एक कॉल आया। ट्रू कॉलर में प्रदीप राय मिस्त्री नाम शो कर रहा था। जब उन्होंने फोन उठाया तो उसने अपनी मां के इलाज के बारे में बात की, फिर इलाज के खर्च के बहाने रंगदारी की मांग करने लगा। विधायक का कहना है कि उन्होंने उसे समझाते हुए फोन काट दिया, लेकिन दोबारा उसने फोन कर गाली गलौज करने के साथ गोली मारने की धमकी दी।
फिलहाल विधायक ने बासोपट्टी थाने में केस दर्ज कराया है। बताया जा रहा है कि फोन चंडीगढ़ से आया था और फोन करने वाला शख्स बासोपट्टी थाने के वीरपुर गांव का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। इधर बिहार में कोरोना जांच में गड़बड़ी मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। जमुई के सिविल सर्जन समेत कई अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है और अब इस मुद्दे पर सियासत गर्म है। फर्जीवाड़े पर सीएम सख्त, तो ऐसे लोगों पर तो कार्रवाई होगी। कई अधिकारियों पर गिरी गाज, जमुई के सिविल सर्जन भी सस्पेंड, कोरोना जांच के दौरान बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। कोरोना टेस्ट रिपोर्ट के फर्जी आंकड़े जारी किए गए। पटना, शेखपुरा और जमुई में डेटा प्रोटोकॉल के लिए फर्जी नाम, उम्र और मोबाइल नंबर की एंट्री कर रिपोर्ट तैयार कर दी गई। कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग आप कर नहीं सकते हैं कि 10। इस फर्जीवाड़े की गूंज संसद में भी सुनाई दी, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को मामले की जांच के आदेश दे दिए। जांच नहीं किया और उसके बारे में लिख दिया कि जांच की है, तो ये तो गलत बात होगी ना। तो ऐसे लोगों पर तो कार्रवाई होगी, लेकिन ये पूरी की पूरी जांच कर रहे हैं। जांच के नाम पर किए गए फर्जीवाड़े पर सीएम की सख्ती के बाद जिला प्रशासन भी सख्त हो गया। जमुई के डीएम ने जांच कराकर 24 घंटे के अंदर कार्रवाई शुरू कर दी। डीएम ने सिविल सर्जन डॉक्टर विजेंद्र सत्यार्थी को सस्पेंड कर दिया। इसके साथ ही जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सुधांशु लाल और प्रतिरक्षण पदाधिकारी पर भी कार्रवाई की गई। बरहट और सिकंदरा के प्रभारियों सहित कई और लोगों पर भी गाज गिरी है। इसके लिए जो भी पदाधिकारी और कर्मी दोषी हैं, उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जा रही है, कठोर कार्रवाई की जा रही है। कोरोना जांच में फर्जीवाड़े पर सरकार के सख्त रुख के बावजूद बिहार में सियासत गर्म है। आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि ये सिर्फ दिखावे की कार्रवाई है, जबकि एनडीए नेताओं ने साफ किया कि जो भी गलत करेगा वो बचेगा नहीं। आज हमने देखा कि बिहार सरकार ने कुछ कार्रवाई की है। जमुई वगैरह में जहां का मीडिया ने छापा था, उस पर ये आंख में धूल झोंकने के समान है। ये छोटे मोटे कर्मचारियों को सस्पेंड करने से काम नहीं चलेगा। जवाबदेही तय करनी पड़ेगी कि आखिर स्वास्थ्य विभाग में हो क्या रहा था। घोटाला कहना अतिरंजित है। एक अनियमितता या त्रुटि हो सकती है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री जी काफी गंभीर हैं और उन्होंने इसके जांच के आदेश भी दे दिए हैं। आज जांच के आदेश माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी सबके तरफ से हो ही गया है, तो हर चीज स्पष्टता आ जाएगा। तो जांच के क्रम में जो जो दोषी है सब पे कार्रवाई होने की जो बात है। कोरोना काल में बिहार सरकार ने बेहतर करने की कोशिश की, जिसका नतीजा भी दिख रहा है। लेकिन अधिकारियों और कर्मचारियों के इस फर्जीवाड़े ने एक बार फिर बिहार की निगेटिव छवि देश दुनिया के सामने पेश कर दी है। न्यूज़ 18 के लिए जमुई से केसी कुंदन और पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है राजधानी पटना से, जहां निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने कृषि विभाग के एक बड़े पदाधिकारी गणेश राम के आवास पर छापेमारी की है। छापेमारी आशियाना इलाके में हो रही है, जहां मजिस्ट्रेट कॉलोनी के रोड नंबर 1 में इस छापेमारी को अंजाम दिया जा रहा है। क्या पूरा मामला, ये जानने के लिए पटना से संजय कुमार की ये रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। निगरानी विभाग ने पटना में आज एक बड़ी कार्रवाई की है। कृषि विभाग के एक बड़े पदाधिकारी हैं, उनके आवास पर ये छापेमारी चल रही है। डीएसपी के नेतृत्व में ये छापेमारी चल रही है। निगरानी विभाग की पूरी टीम लगी हुई है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं एक लंबे अरसे के बाद राजधानी पटना में इस तरह की कार्रवाई सामने आई है। और फिलहाल अभी छापेमारी शुरू हुई है, जो कई घंटों तक चलेगी और निश्चित तौर पर जब छापेमारी खत्म होगी तब फाइनल असेसमेंट जो है वो होगा। फिलहाल जो अधिकारी हैं हम उनसे बात कर लेते हैं। ये किस तरह का रेट कंडक्ट किया? वेट कीजिए, मेरे सीनियर मेरे साथ में हम लोग वो वाले साथ हैं, अच्छा रहेगा। आप बोलने के लिए बोल सकते हो, लेकिन उनका वेट कर लेते हैं क्योंकि हमारे यहाँ एक ऑर्डर चलता है, रेगुलर चलता है जब सीनियर हमारे साथ में। बिल्कुल, तो जो सीनियर ऑफिसर हैं
वो इस बारे में पूरी जानकारी विस्तृत तौर पर दे पाएंगे। लेकिन फिलहाल ये छापेमारी चल रही है और केवल इतनी जानकारी थी, ये जिनके यहाँ छापेमारी चल रही है कौन है, क्या करते हैं? ये जो है निदेशक हैं भू संरक्षण विभाग में, कृषि विभाग पटना में। इनके खिलाफ जो है निगरानी में एफआईआर दर्ज हुआ था और आय से अधिक संपत्ति मामले में उसे कोर्ट से माननीय कोर्ट ने वारंट दिया। इसमें जिसके बाद आज सर्च कार्रवाई चल रही है इनके। अरुणोदय पांडे डीएसपी हैं निगरानी विभाग के, उन्होंने जानकारी दी है कि फिलहाल छापेमारी चल रही है। लेकिन तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर छापेमारी की प्रक्रिया जो है वो चल रही है और ऐसी संभावना है कि कई घंटों तक ये छापेमारी चलेगी और उसके बाद फाइनल जब अंतिम तौर पे किसी निष्कर्ष पर निगरानी की टीम पहुंचेगी तब इस बारे में विस्तृत जानकारी। लेकिन इतनी जानकारी उनकी आय से अधिक संपत्ति मामले में ये कार्रवाई मिली और पूरी निगरानी की टीम जो है वो यहाँ पर मौजूद है। और जो फिलहाल जो ट्रेनी डीएसपी उन्होंने बताया कि सीनियर ऑफिसर जो हैं वो अंदर में छापेमारी की कार्रवाई कर रहे हैं, उसको लीड कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर में वो निकलते हैं तो उनसे फिर बातचीत हम करते हैं और उनसे जानकारी लेते हैं। तो बिल्कुल सीनियर डीएसपी जो है इस रेड का नेतृत्व कर रहे हैं, हमारे साथ इस वक्त हम इनसे जानकारी लेते हैं। ये किस तरह का मामला है, आप लोग कार्रवाई कर रहे हैं इस मामले में? ये गणेश राम निदेशक कृषि विभाग में है। इनके विरुद्ध डीए का निगरानी में 5/21 दर्ज हुआ है। उसी सिलसिले में हम लोग इनके घर को सर्च कर रहे हैं। इनिशियल स्टेज में भी है छापेमारी? हाँ, छापेमारी अभी चलेगी। तो प्राइमा फेसी कुछ फाइंडिंग्स रही है जो आगे बढ़ेगी? हाँ, ज्वेलरी, नगद और बहुत सारे कागजात मिले हैं उसकी गणना हम लोग कर रहे हैं। फिलहाल वो कहाँ है जो अधिकारी हैं? हाँ, यहीं पर हैं, उनके सामने किया जा रहा है जी। तो ये आय से अधिक कितने का मामला है, कोई जानकारी मिल पाई है? नहीं, इस बार इसके बारे में हम नहीं बता सकते। पूरा नाम क्या हुआ आपका? सत्यनारायण राम। थैंक यू। सत्यनारायण राम डीएसपी हैं, उन्होंने जानकारी दी कि फिलहाल रेड कंडक्ट किया जा रहा है और जो आरोपी पदाधिकारी हैं वो सर्च में फिलहाल कॉपरेट कर रहे हैं। जो निगरानी की टीम है, एक लंबे अरसे के बाद निगरानी की पटना में बड़ी कार्रवाई, और देखना होगा जब घंटों छापेमारी चलेगी और उसके बाद निगरानी की टीम आखिरकार किस निष्कर्ष पर पहुंचती है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और फोन लाइन पर संजय हैं। संजय, इस रिपोर्ट के बनाने से लेके अब तक क्या अपडेट आपके तक पहुंचे हैं? जी बिल्कुल, ये जो छापेमारी चल रही है, गणेश कुमार उर्फ गणेश राम है, ये निदेशक है भूमि संरक्षण कृषि विभाग में और बिहार पटना में पोस्टेड है। इनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज किया गया था और विभिन्न धाराओं में ये केस निगरानी थाने में कांड संख्या 5/2021 के तहत दर्ज किया गया था। अनुसंधान के क्रम में जो गणेश राम है, इनके आवास पर जो निगरानी टीम ने अभी छापेमारी की है, इसमें गृह प्रतिष्ठान के अलावा जो तलाशी ली गई उसमें जमीन के कागजात मिले हैं, कई इन्वेस्टमेंट और जो LIC की पॉलिसी है इसके कागजात मिले हैं, काफी मात्रा में आभूषण मिला है और 5,10,000 रुपए कैश रिकवर किए गए हैं। फिलहाल अभी इनिशियल स्टेज में है ये छापेमारी और निश्चित तौर पर अभी घंटों चलेगी छापेमारी और लास्टली जब असेसमेंट होगा तब पता चलेगा कि आय से अधिक कितने की संपत्ति इनके यहाँ बरामद की गई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया संजय, बातचीत के लिए, जानकारियों के लिए। भूमि संरक्षण उत्तराखंड त्रासदी में लापता इंजीनियर के परिजनों की बेचैनी बढ़ती जा रही है और सभी सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं। पटना के नौबतपुर के रहने वाले इंजीनियर मनीष का 5 दिन बाद भी अब तक सुराग नहीं लगा है। परिजन आज जिलाधिकारी से गुहार लगाने पहुंचे। मनीष के चाचा और भाई ने उत्तराखंड सरकार पर रेस्क्यू में ढिलाई बरतने का आरोप लगाया और सरकार से जल्द ही ठोस कार्रवाई की मांग की। उत्तराखंड के चमोली में आई त्रासदी में लापता हुए बिहार के इंजीनियर मनीष का अब तक कोई सुराग नहीं मिल सका है। ऐसे में परिजन परेशान हैं। परिजनों ने आज जिलाधिकारी पटना से गुहार लगाई है और देख सकते हैं कि मनीष के चाचा हैं और ग्रामीण हैं, साथ ही परिवार के कई लोग हैं जिन्होंने पत्र लिखकर डीएम से गुहार लगाई है। इससे पहले भी सीएम से इन्होंने गुहार लगाई थी, लेकिन अब तक मनीष का कुछ पता नहीं चल सका है। देख सकते हैं कि क्या बताया जा रहा है उत्तराखंड सरकार से या फिर बिहार सरकार की। बिहार सरकार की तरफ से तो अभी कोई वक्तव्य ही नहीं आया है। जो त्रासदी में वहाँ फंसे हुए हैं, बिहार के 5 लड़के हैं शायद, किसी के लिए कोई वक्तव्य हमारा मुख्यमंत्री जी ने अभी तक नहीं दिया है, ना कोई हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। यहाँ से हम लोग परिजन बेहाल हैं, घर में हाहाकार है। लास्ट में हम लोग डीएम साहब को कल व्हाट्सएप से सारा चीज़ भेजा और आज खुद आकर के डीएम साहब से मिले, आपदा प्रबंधन में मिले, सारा जानकारी यहाँ दी। क्या भरोसा दिया गया है डीएम की ओर से? डीएम साहब के तरफ से भरोसा दिया गया है कि जहाँ पर मनीष कुमार फंसे हुए हैं वहाँ पर खुदाई होगी और आपको जिंदा या
डेड बॉडी आपको हासिल कराया जाए। उत्तराखंड सरकार कर रही है कि 400 जवान लगे हुए हैं और वहाँ पर अवेलेबल है, इक्विपमेंट भी अवेलेबल है और जवान भी अवेलेबल है। तो उस 400 जवान जो एक जगह टनल में काम कर रहा है, वो जो बाहर दबे हुए हैं वहाँ पर भी और अधिक सेना को 1-2 बटालियन लगा करके क्यों नहीं उस रेस्क्यू को तेज किया जा रहा है कि रेस्क्यू को और तेजी से और अधिक नए तरीके से करना चाहिए। जी 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 सर, अभी कल शादी का 2 माह पूरा हुआ है और मनीष शादी के बाद चला गया। 1 महीने के छुट्टी पे वो आया था शादी करने के लिए, शादी हो गया, उसके करीब 7-8 दिन के बाद यहाँ से चला गया और 1 महीना भी पूरा हुआ है मनीष को जाने के लिए और शादी का कल 2 महीना पूरा हुआ है। बहुत मुश्किल बीत रहा है, सब लोगों पे मुश्किल बीत रहा है, हमारे पूरे गांव पे मुश्किल बीत रहा है। लेकिन अब तक अगर वहाँ पे आर्मी के 400 जवान के जगह पे अगर कुछ ज़्यादा बटालियन वहाँ पे होते तो जो भी काम हो रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है, उसको जल्दी ख़त्म किया जा सकता था। बिल्कुल, तो परिजन थे मनीष के और ये बता रहे हैं कि आखिरी वक्त तक उम्मीदें बनी रहेगी, क्योंकि जिस तरह से लगातार मनीष जो है ग्रामीणों से और घर वालों से जुड़ा हुआ था, यानी घटना से ठीक 12 घंटे पहले ही परिवार वालों से मनीष ने बात किया था। ऐसे में अब भी उम्मीद है कि मनीष को लेकर सकुशल कुछ खबर मिले। कैमरामैन अजय दुबे के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और आगे देखिए जोहार झारखंड।